ये कहानी है चार भाइयों की जो किसी खजाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनकी मूर्खता और मजेदार हरकतें कहानी को और भी रोमांचक बना देती हैं। क्या ये भाई खजाना पा सकेंगे या रास्ते में नई मुश्किलों में फंस जाएंगे? जानिए इस मजेदार हिंदी कहानी में। ढोलकपुर की तपती गर्मी में दो भाई बरामदे के छज्जे तले बैठे थे। बातें इतनी गहरी थीं कि समय का ध्यान ही ना था। तीसरा भाई एक कोने में कागज पर लिखे जा रहा था, मानो दुनिया से बेखबर हो। अरे भैया, जब लुटेरे दबे पांव गली में घुस जाएं, तो उसके जूते का वजन कितना होगा? अरे, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो तू किस लाइन में खड़ा था? या फिर गया ही नहीं था? भैया, गांव में कोई लाइन लगी थी क्या? मुझे तो खबर ही नहीं मिली। ऐ ऊपर वाले, कैसी किस्मत है। एक टेढ़ी सोच वाला, एक जिसे खुद का ही होश नहीं, और तीसरा जिसे समझ ही नहीं आता कि इन दानिश साहब को अब कौन सी नई नज्म सूझ गई जो इस कागज को आग लगाने पर तुला है। अरे रुकिए ना, सुनिए तो। मैं रागिनी को चिट्ठी लिख रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत बातें लिखी हैं। मोहब्बत की कहानी लिखना कितना मुश्किल है, जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। सुंदर पंक्तियां हैं ना। मैं अपने दिल का हर जज्बा इस खत में पिरो दूंगा। अरे वो तो पड़ोस में ही रहती है और तू यहाँ बैठा शायर बन रहा है। पता नहीं और क्या क्या लिखेगा। इतने में तीनों के कानों में डमरू की गूंज पड़ी। एक सन्यासी धूल उड़ाते उनकी देहरी की ओर चले आ रहे थे। अरे बाबा जी, रुकिए रुकिए, कहाँ चले आ रहे हो? वत्स, हम तुम्हें राह दिखाने आए हैं, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ घूम रहा है? वो तो शायद गांव की गलियों में डोल रहा होगा। पर बाबा जी, असल में आप क्यों आए हो? तुम्हें तुम्हारे पुश्तैनी खजाने तक ले जाने। कौन सा खजाना? हमारे पुरखे तो खुद भूख से मर गए थे भैया। लेकिन तुम्हारी वंशावली का एक राज छिपा है। उसे वही समझ पाएगा जिसने इतिहास के हर पन्ने को पलट लिया हो। उससे कहना, जो पन्ने फटे हैं उन्हें जोड़ना। ये जो कागज है ना, इसका क्या करना है? असल में ये है क्या? इसे तो बस तुम्हारे खानदान का असली वारिस ही समझ सकता है। अरे भैया, हमने तो स्कूल भी पूरा नहीं किया, फिर ये पन्ने कौन पढ़ेगा? और ये देखना, कल ही तो इसने 100 का नोट देखा और पूछने लगा, ये गंजा आदमी कौन है? हमारे खानदान में एक ही तो है जो इतिहास का बादशाह है। हमारा ज्ञानी सागर, नैतिक भैया। हाँ, सही कहा। मगर ये बताओ, नैतिक भैया है कहाँ? अरे यही कहीं मिल जाएगा, टांग पर टांग चढ़ाए बैठे हुए। चलो छोड़ो, जब तक वो आते हैं मैं अपनी रागिनी के लिए प्रेम पत्र पूरा कर लूं। हाँ, तो मैं लिख ही रहा था कि जब दिन ढलने लगता है तो दिल अपने घर की ओर लौट आता है। सूरज लगभग डूबने ही वाला होता है जब नैतिक घर लौट कर आता है। अरे देखो तो, आ गए लाखों के ज्ञानी पंडित महोदय महाराज। आइए आइए महाराज, पधारिए। अरे भैया, रुक जाओ जरा, पहले उन्हें आने तो दो। आइए नैतिक भैया, बैठिए। क्या बात है? तुम सब इस वक्त यहाँ कैसे? भैया, आपकी मदद चाहिए थी। किस बात में मदद? हमारा पुश्तैनी खजाना ढूंढने में। आज ही एक बाबा जी ने हमें ये कागज दिया है। नैतिक हैरानी से कागज देखता है और बिना कुछ कहे तेजी से अंदर चला जाता है। देखा रजत भैया, देखा? हमसे बातें करते ही नैतिक भैया सीधे अपनी गुफा में घुस गए। जरूर उन्हें कुछ समझ आया है, तभी तो अंदर चले गए। अरे मुझसे पूछता तो सब पता चल जाता, मैं बड़ा हूं ना। इतना कहते ही नैतिक दौड़ता हुआ वापस आता है। मिल गया भैया। क्या मिल गया? खजाना मिल गया? अरे नहीं, ये समझ में आ गया कि बाबा किस खजाने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो फिर हम उसका करेंगे क्या? भैया, पहले ये जानना जरूरी है कि वो खजाना आया कहाँ से और उसे लेकर कौन आया था, तभी तो जगह का पता चलेगा। अरे तो आप ही बता दीजिए ना, इतनी देर क्यों कर रहे हो? बहुत साल पहले एक रोमन या उस्मानी सम्राट अपने जहाजों के साथ भारत की ओर आया था। रास्ते में समुद्री डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। कई जहाज टूट गए। उनमें से एक जहाज पर तो मनो सोना लदा हुआ था, जो शायद किसी रियासत से समझौते के बदले लाया गया था।
जब डाकुओं ने हमला किया तो सम्राट ने उस जहाज को वापस भेजने का आदेश दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक भयंकर तूफान आ गया और वो जहाज भटक कर एक गांव के तट पर आ फंसा। गांव वालों ने सम्राट और उसके लोगों की जान बचाई। इस एहसान के बदले सम्राट ने गांव को अपना आधा खजाना दे दिया। मगर खजाने को लेकर गांव में झगड़े शुरू हो गए और गांव कई हिस्सों में बंटने लगा। तभी एक बुजुर्ग ने ये सब देखा और चुपचाप वो खजाना गांव के भीतर ही कहीं छुपा दिया। और वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने वंशज राजेश शिवम थे। यही वजह है कि बाबा जी ने ये राज सिर्फ हमें बताया। तीनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। अरे तो सोना इसी गांव में कहीं छुपा है क्या? भैया मजा आ गया फिर तो। लेकिन नैतिक भैया, आपको ये सब कैसे पता चला? छोटे, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता हूं और जिन्होंने ये खजाना छुपाया था उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। लेकिन उस कहानी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था जो अब जाकर मिला है। हाँ, अभी तक वो हिस्सा नहीं मिला है जिसमें बताया गया है कि खजाना कहाँ है। तो अब क्या हमें पूरा गांव खोदना पड़ेगा? नहीं, हमें संकेतों को समझना होगा। ये रहस्य सिर्फ हमारे वंशज ही सुलझा सकते हैं। अरे अब तुम सब छोड़ दो मुझ पर। खजाना मिल गया तो रागिनी और मेरा ब्याह पक्का। रोक के दिखाए उसका बाप। ढोलकपुर की सुबह होते ही तीनों भाइयों ने पूरे गांव में उथल पुथल मचा दी। नैतिक दूर खड़ा रहस्यमयी मुस्कान लिए सब देखता रहा। कुछ दिनों बाद सबसे बड़ा भाई रजत कुएं की ओर खजाना खोजने निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही सन्यासी दिखाई दिए जिन्होंने पहली बार उन्हें खजाने की कहानी बताई थी। रजत तुरंत झुककर उनके चरण छूता है। बाबा जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। आपको तो सब पता है, कृपया बता दीजिए हमारा पुश्तैनी खजाना कहाँ मिलेगा? वत्स, मैं ये तो नहीं जानता कि खजाना कहाँ है, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूँ। अति उत्तम बाबा जी, कृपया मार्ग दिखाइए। सबसे पहले सवाल ठीक तरह से पूछो। मतलब ये मत पूछो कि कहाँ खजाना मिलेगा, बल्कि ये पूछो कि कैसे खजाना ढूंढा जा सकता है। ओह, धन्य हो बाबा। तो आप ही बता दीजिए हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? तुम्हें तो ये पता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ये खजाना छुपाया था, लेकिन क्या तुम्हें ये भी मालूम है कि तुम्हारे वंशज कोई साधारण इंसान नहीं थे? उनमें कुछ अद्भुत विशेषताएं थीं, जैसे कि वो जानवरों से बातें कर सकते थे, इंसानों और जानवरों की आत्माओं से संवाद कर सकते थे, और लोक कथाओं के अनुसार वही आत्माएं आज भी इस गांव में मौजूद हैं और उन्हें इस खजाने की जगह का पता है। पर बाबा जी, आत्माओं से बात कैसे होगी? वही कर सकता है जिसके पास जानवरों से संवाद करने की क्षमता हो, वही सबसे योग्य है। हाँ हाँ, वो तो मैं ही हूँ। मैं सबसे समझदार हूँ, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अपने भाइयों से सावधान रहना, वो लालची हैं। अगर उन्हें खजाना मिल गया तो तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे। हाँ हाँ, उन्हें तो मिले भी ना तो अच्छा है। देखो, सबसे योग्य मैं ही हूँ। एक भाई बेवकूफ़ है, एक का तो कोई अता पता ही नहीं रहता, और तीसरा तो बस रागिनी के पीछे पड़ा रहता है। तो साफ है कि खजाना मैं ही ढूंढूंगा। रजत जंगल की तरफ निकल पड़ा, जानवरों की आवाज सुनने के लिए। कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो नैतिक पेड़ के नीचे एक बत्तख को बुला रहा था। अरे ओ नैतिक, यहाँ क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? नैतिक हड़बड़ाकर उसकी तरफ मुड़ गया। कुछ नहीं भैया। सच बता रहा है या मैं सबको बता दूं? भैया, वो जब आप बाबा से बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था कि अगर जानवरों की बातें समझ सको तो खजाना मिल सकता है। लेकिन ऐसे ही कोई भी जानवरों से बात नहीं कर सकता। केवल सबसे बुद्धिमान और योग्य ही उनकी बातें समझ सकता है। अच्छा भैया, फिर तो ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। और नहीं तो क्या रे? अच्छा बताओ, तुम इस बतख से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं भैया, बस ये पूछ रहा था कि इस बतख की क्या इच्छा है। ओह, तो इसने क्या कहा? कुछ बोली तो नहीं, लेकिन मुझे लगा जैसे ये कहीं जाना चाहती है, मगर अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बैठने से ही उन्हें गर्मी मिलती है। अच्छा छोड़, ये तेरे बस की बात नहीं है।
चल कहीं और ढूंढ। जाओ बतख महाराज, अब अंडों की देखभाल मैं करूंगा। ऐ ऊपर वाले, कैसी शातिर बतख है। उधर दूसरी ओर राजीव अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ बैठा था। मेरी सुकून देने वाली, मेरी आराध्या रागिनी। अरे राजीव, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस अपनी रागिनी को चिट्ठी लिख रहा था, मतलब प्रेम पत्र। वाह, भाभी को हमारा भी प्रणाम लिखना। बिल्कुल लिख दूंगा। अरे राजीव, खजाने की तलाश कहाँ तक पहुंची? अभी तक तो कुछ पता नहीं भैया, पर आपने तो बहुत किताबें पढ़ी हैं, आप ही कुछ बता दीजिए। देख राजीव, मुझे बहुत कुछ पता है, पर बता तभी सकता हूं जब तू वादा करे कि ये बात किसी और को नहीं बताएगा। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा पूरा कुनबा टूट जाएगा। हाँ हाँ भैया, पक्का वादा। मैं तुझे ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू हमेशा मेरे बारे में सोचता है। लेकिन अगर खजाना रजत या राजू को मिल गया तो वो तुझे कभी भी हिस्सा नहीं देंगे। आपको कैसे पता? अरे, मैंने किसी को जंगल में कहते सुना, एक उल्टी खोपड़ी, एक आशिक और एक फालतू राजू सब मिलकर रजत भैया की चापलूसी करते हैं। इसलिए उसे तो हिस्सा मिल जाएगा, पर तुम और मैं बाहर रह जाएंगे, समझे? ऐसा कैसे होने दूं? मैं विद्रोह फैला दूंगा, घर में दंगा कर दूंगा। अरे राजीव, रुको, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें खजाना मिलने ही वाला नहीं है। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुझे पता है कि खजाना कहाँ छुपा है। सच? भैया, वो आखिरी पन्ना याद है ना? वही, हमारे पूर्वजों की किताब का फटा हुआ पन्ना। हाँ वही। वो तो बाबा हरिराम के पन्नों में था, पर मुझे रजत और राजू की नीयत अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो भैया, खजाना कहाँ है? जल्दी बताओ। 2 घर छोड़कर चौधरी जी के घर के आंगन के नीचे छुपा है। अरे वाह, वो तो चौधरी की जमीन है ना? पहले वही जमीन हमारे पूर्वज राजेश शिवम की थी। उन्होंने बेच दी थी ताकि खजाना सुरक्षित रहे। सच में? तो चलो अभी चलते हैं। अभी नहीं, सोमवार को उनका परिवार शहर जाएगा, रात में काम करेंगे। ठीक है, फिर रात में निकलते हैं। इसी बीच घर पर राजू आराम से शिकंजी पी रहा था कि दिन निकल आया। भैया, खजाना नहीं ढूंढ रहे हो? ढूंढ रहा तो हूं, पर तू तो ऐसे ही बैठा हुआ है। अरे रजत भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे। सच? क्या तुम्हें उसमें से 1 पैसा भी मिलेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस सुना था, कोई कह रहा था कि तू मूर्ख है, अगर खजाना मिल गया तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। लो भाई, ये क्या बात हुई? उस खजाने में पैसा है क्या जो मैं बर्बाद कर दूंगा? वही है ना, उस खजाने में पैसा है जो भैया सोचते हैं तुम बर्बाद कर दोगे। तो अब मैं क्या करूं भैया? इसका एक ही उपाय है, लेकिन थोड़ा अजीब है। मैं कुछ भी करूंगा भैया। बुधवार को ये मंत्र लाल कपड़े पहनकर कहना, हर कोई मेरे गुण गाए, सब कुछ मेरे बस में आ जाए। अब देखना भैया कि किस तरह मैं इन सब लोगों को मजा चखाता हूँ। रात के समय गांव के सरपंच को अपने घर के बाहर से किसी के लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बाहर निकलता है तो देखता है कि रजत एक बिल्ली को गोद में लेकर प्यार से गा रहा होता है। मेरा सूरज चंदा है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। ये क्या हंगामा मचा रखा है? धीरे बोलिए सरपंच जी, ये बेचारी बिल्ली अपनी माँ को याद कर रही थी, इसलिए मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरपंच परेशान और हैरान होकर वापस अंदर चला जाता है। रजत, कौन बोल रहा है? मैं राजेश शिवम हूं, तुम्हारा पूर्वज। प्रणाम दादाजी, आप कैसे हैं? हम बहुत खुश हैं बेटा। तुम जैसे समझदार और योग्य इंसान का हमारे वंश में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन खजाना तभी मिलेगा जब तुम जानवरों की आखिरी मुराद पूरी कर दोगे। उनकी बस एक और इच्छा पूरी कर दो, फिर सारा खजाना तुम्हारा होगा। जल्दी बताइए ना दादाजी, क्या करना होगा? बस एक आखिरी काम, जंगल के जितने भी जानवर हैं उन्हें अपने घर में जगह देनी होगी ताकि वो बारिश, आंधी या किसी भी बुरे मौसम से बच सके। अरे अगर जानवरों को घर भर लिया तो हमारी तो मुश्किल हो जाएगी। पर छोड़ो, एक बार खजाना मिल जाए
तो 100 नए घर खरीद लूंगा। जी दादाजी, मैं जरूर करूंगा। याद रहे, अगले बुधवार की रात ही ये काम करना। वही शुभ समय है। जी दादाजी, जैसा आप कहें। अगली सुबह नैतिक भागते हुए सरपंच के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ रे नैतिक? अरे सरपंच जी, मेरे तीनों भाई तो बिल्कुल सिर से पागल हो गए। क्या मतलब? बताओ तो सही। कल एक बाबा जी आए थे। उन्होंने खजाने की बात छेड़ दी। तब से रजत भैया जानवरों को घर में रखने की जिद कर रहे हैं। राजीव पड़ोसी चौधरी जी के आंगन को खोदने निकला है और राजू तो मंत्र जपने में लग गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच सरपंच जी, अगर अभी इन्हें रोका नहीं तो आज तो जानवरों को घर में बसा रहे हैं, कल को शायद अपना ही घर बेचते। आप ही कुछ संभालो। बहुत बड़ी दिक्कत है। चलो तुरंत चल के देखते हैं। नहीं सरपंच जी, अभी नहीं। आपको इन्हें रंगे हाथों ही पकड़कर रोकना होगा, वरना ये किसी की नहीं सुनेंगे। मुझे लगता है कि अगले गुरुवार की रात कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। बुधवार की रात फिर से नैतिक दौड़कर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच जी, जल्दी चलिए, बड़ा कांड हो गया। अब क्या उल्टा पुल्टा कर दिया इन्होंने? अरे आप खुद चलकर देखिए, गांव वालों को भी साथ लीजिए। जब सब लोग घर पहुंचते हैं, सामने का दृश्य देखकर सबका होश उड़ जाता है। राजू तूफान में मंत्र जप रहा था, राजीव चौधरी जी के आंगन में जमीन खोद रहा था और रजत के घर से अलग अलग आवाजें, बकरियों की, गाय की, तोते की, सब एक साथ गूंज रही थी। अंदर का माहौल पूरी तरह चिड़ियाघर जैसा लग रहा था। रजत जानवरों के बीच खड़ा चीख रहा था। अरे कोई तो मुझे बताओ, खजाना कहाँ है? अरे तुम लोगों ने गांव में क्या भूचाल मचा दिया? एक ने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है, एक किसी के घर के अंदर घुस गया है और खुदाई चालू है, और तीसरा आधा सरका कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा है। अरे सरपंच जी, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे भाई ने बुलाया इसलिए। नैतिक भैया, पर वो क्यों बुलाएंगे? उन्होंने ही तो ये करने को कहा था। सरपंच जी, देखिए मुझे क्या शौक है अपने घर को चिड़ियाघर बनाने का। कृपया करके ये घर मेरे नाम करवा दीजिए, नहीं तो ये तीनों इसे बेच देंगे। धीरे धीरे रजत को सारी बात समझ में आ गई। पर हमें तो किसी ने कहा था कि ये खजाना हमारे पूर्वज लेकर आए थे। सरपंच जी, तब से यही मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। कोई बाबा डमरू बजाता और माला जपता हुआ आया, हमें कुछ कागज दिए और कहा कि रास्ता सिर्फ वही बता सकता है जिसने इतिहास के पन्ने पलटे हों। सरपंच जी, ये कैसी बहरकी हुई बात है? रजत मुस्कुराया। पर नैतिक साहब, हम में से किसी ने भी आपको कभी नहीं बताया कि बाबा ने क्या कहा था या उनके हाथ में डमरू था। राजू, जाओ जरा इसके कमरे में देखो, क्या किसी बाबा की पोशाक है? राजू भागा हुआ अंदर गया। सब पता लग जाएगा अभी। कुछ ही पल बाद राजू हाथ में नकली दाढ़ी और डमरू लिए हुए बाहर आया। सभी लोग गहरे आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, तो ये सब तुम्हारा किया हुआ था। पर भैया, आपने ये क्यों किया? अरे सबको बचपन से पता है कि ऐसी हरकतें ये क्यों करता है, ताकि सभी लोग सिर्फ इसे देखें और सिर्फ इसे सुने। चुप रहिए भैया, आपको कुछ भी पता नहीं। रजत गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अरे क्या नहीं पता? मुझे पता है तुम कितने दिखावेबाज हो, कितना भूखे रहते हो ताकि सबकी नज़र तुम पर हो। हाँ, ये सब मुझे पता नहीं था। बताओ, बचपन से तुम्हारा एक ही नाटक था। माँ मुझ पर ध्यान नहीं देती, पिताजी मुझे देखते भी नहीं, और तब भी तुम वही करते थे। हाँ, कभी उनके पैसे चुरा लेते, कभी स्कूल में लड़ाई करवा देते, ताकि सब सिर्फ तुम्हारे ऊपर ध्यान दें। हाँ, सबके लिए बस तुम ही हो। तुम। तभी नैतिक जोर से धक्का मारकर उसे दूर कर देता है। चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। क्या आपको मेरे बचपन का पता है? जब मैं 9वीं कक्षा में अव्वल आया और माँ को बताने गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नैतिक, उसे छोड़, भागकर 1 किलो लड्डू ले आ। राजू 4थी कक्षा में पास हो गया। आज त्योहार मनाएंगे। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। सिर से पांव तक छिला हुआ शरीर लेकर जब मैं आपको बताने आया तो आपने बिना देखे क्या कहा? बाद में बताइयो, अब राजीव को नए कपड़े दिलाने जा रहा हूं। कल उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ घूमने जाना है। मैं चुपचाप पूरी रात चादर लपेटे दर्द सहता रहा। बाहर से कोई नहीं आया, सिर्फ
हंसने की आवाज सुनाई दी। राजीव ने पूछा भी, नैतिक भैया कहाँ है? पर पापा ने क्या कहा? पढ़ा होगा, अपनी किताबों में पढ़े रहने दो। और सुबह जब उस चादर पर मेरे जख्मों के दाग मिले तो माँ बोली, पूरी चादर गंदी कर दी इस कमीने ने। मैं आज भी चादर में लिपटा उसी कमरे में पड़ा हुआ हूं भैया। रजत भर्राए हुए गले से बोलता है। अरे, इतना तूफान मन में था और हमें भनक तक नहीं लगी। बता दिया कर रे पगले, गुस्सा आए तो हो जाए कर। हम तीनों तेरे हैं, अगर हम पर नहीं करेगा तो किस पर करेगा? नालायक कहीं का, इतना ड्रामा करता है। बताओ, चल इधर आ, गले लग मेरे। अब तुम भी इधर आओ दोनों। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।